गंगा किनारे का शहर गाजीपुर। इस शहर की फिजा में बलिदान की खुशबू आती है और उसकी याद दिलाता है तहसील मोहम्मदाबाद में बना ये स्मारक। कहते हैं इसी जगह पर ब्रिटिश हुकूमत के झंडे को उतारने के लिए पास के गांव शेरपुर से 8 नौजवान पहुंचे तो अंग्रेजों ने उन पर गोलियों की बरसात कर दी थी। आजादी के मतवालों ने गोलियों का निहत्थे सामना किया था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जो है 8 लोग यहाँ शहीद। ये शहीद पार्क स्तंभ जो है उन्हीं के नाम पे है। वतन परस्ती का वो जज्बा आज भी इस मिट्टी से देशभक्तों की फौज तैयार कर रहा है। सरहद पर जान की बाजी लगाने के लिए गाजीपुर के शेरपुर गांव और दूसरे गांव से जांबाज निकलते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। मादरे वतन पर कुर्बानी का जज्बा जिस शहर के रोम रोम में है, वहां जा पहुंचा है यूपी यात्रा का कारवां। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। यूपी की यात्रा छोटी काशी पहुंच चुकी है। गाजीपुर को छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं। गाजीपुर की एक बड़ी आबादी खेती किसानी करती है। गाजीपुर एक तरफ वाराणसी और दूसरी तरफ चंदौली से जुड़ा हुआ है, लेकिन चंदौली से गाजीपुर आने के लिए हजारों लोग रोज स्टीमर पे अपनी बाइक, अपनी साइकिल रख के चंदौली से गाजीपुर आते हैं। आइए चलकर देखते हैं। गंगा की लहरों पर सवार होकर रोज ये जुगाड़ू स्टीमर ऐसे ही चलते हैं। किसी ने छोटी नाव में मोटर लगाकर उसे स्टीमर की शक्ल दे रखी है, तो किसी ने बड़ी नाव में एक बड़ा सा पंप लगवा दिया है। सभी मुनाफे के लिए इस पार से उस पार लोगों को सफर करा रहे हैं। मोटरसाइकिल, साइकिल, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, किसान, मजदूर, कारोबारी, सब के सब इसी तरह से गाजीपुर में शहदपुर से चंदौली आते जाते रहते हैं। नीचे गंगा का पानी और ऊपर आसमान, दूर दूर तक किनारा दिखाई नहीं देता। सोचिए, कोई हादसा हो जाए तो कोई कैसे बचेगा, लेकिन गाजीपुर के लोगों के लिए ये जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। साधन नहीं है, स्टीमर से आते जाते हैं हम लोग। सबको स्टीमर से आना जाना पड़ा। कब से ये परेशानी लोग झेल रहे हैं? ये सब सर तो बहुत दिनों से इसी तरह से झेल रहे हैं सब। 80 साल से। अभी तो फिलहाल परेशानी यही है कि जब आपको इधर से जो है नदी जो पार कर रहे हैं स्टीमर से, तो जहाँ तक ये पानी है वहाँ तक स्टीमर जा रही है, उसके बाद उधर से फिर पैदल ही जाना है। बड़ा तकलीफ तो बारिश में होता है कि जो कि रस्सा लगा के खींचा जाता है, कोई बेचारा लेके मोटरसाइकिल ही पानी में चला जाता है, बहुत सी तकलीफ है। गंगा के उस पार जाने वालों की भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी पूरी उम्र इस इंतजार में गुजर गई कि कब गंगा पर पुल बनेगा और वो 70 किलोमीटर का फासला बचा पाएंगे। उम्र के इस पड़ाव में ही सही उनकी ये आरजू अब पूरी होने जा रही है। बताया जा रहा है कि अगले महीने तक ये पुल शुरू हो जाएगा, जिसके बाद आराम से हर तरह का वाहन इस पुल से होकर चंदौली तक जा सकेगा। पुल बन जाने से हर लोगों की आने जाने की सुविधा हो जाएगी। पैदल बाइक, साइकिल, सबको पैदल बाइक, 4 चक्का, ट्रक है, बस है, सबको मतलब मिल जाएगा, आराम सुविधा हो जाएगा। पुल बन जाने से बहुत सुविधा है ना, आने जाने के लिए बहुत अच्छा हो गया। कभी भी आओ जाओ कोई तकलीफ नहीं तो बच्चा पे जाओ, स्टीमर पे ला दो, नाव पे ला दो, तकलीफ तो बहुत थी। करीब 40 गांवों को इस पुल के बनने से फायदा होगा। पहले ऐसा नहीं था, पीपे का पुल बनाया गया था, लेकिन बरसात में कई बार हादसे हुए तो बंद कर दिया गया। नया पुल एक खास तरीके की टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जिसमें काफी दूर दूर पिलर हैं जो काफी ऊंचे हैं, यानी पानी का स्तर कितना भी ऊंचा हो तो भी लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। पुल ये 1754 मीटर का है, काफी लंबा स्पान है इसका। गंगा जी काफी चौड़ी है यहाँ पे, तो और खासियत तो इसमें नेविगेशन भी गवर्नमेंट की तरफ से नेविगेशन का प्रोविजन रखा गया है। इसलिए जो स्पान देख रहे हैं आप, ये
ये 120 मीटर चौड़ा है। अच्छा, ये 120 मीटर चौड़ा है। इतना स्पान जनरली रखते नहीं है, तो ये अलग एक कैंटिलीवर कंस्ट्रक्शन होता है हमारे यहाँ, तो उसी के थ्रू ये बनाया गया है। तो पहले चंदौली जाने के लिए गांव वालों को वाया मुगल सराय वाया वाराणसी जाना पड़ता था, जिसमें करीब 70 से 80 किलोमीटर का सफर ज्यादा करना पड़ता था। करीब 3 से 4 घंटे लग जाते थे। लेकिन अब 70 किलोमीटर की दूरी सिमटकर 1774 मीटर रह गई है, यानी 1.5 किलोमीटर के आसपास, और सिर्फ 2 से 3 मिनट में उस पार पहुंचा जा सकेगा। यानी जो काम कई साल से अधूरा पड़ा था, वो अब पूरा होने के कगार पर है। अब बस लोगों को उस दिन का इंतजार है जब इस पुल पर सरपट गाड़ी दौड़ेगी और गंगा में हादसों का जोखिम खत्म हो जाएगा। बस वो दिन आने ही वाला है। चंदौली से गाजीपुर आने के लिए अब लोगों को स्टीमर से आने की जरूरत नहीं होगी, न ही वाराणसी होते हुए लगभग 80 किलोमीटर घूम कर आने पड़ेगा, बल्कि पुल से महज 3 किलोमीटर का रास्ता तय करके लोग गाजीपुर आ पाएंगे। देश में राष्ट्रीय खेल की हालत क्या है ये सभी जानते हैं, लेकिन कैसे हॉकी को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि गाजीपुर में राष्ट्रीय खेल हॉकी की नई पौध तैयार हो रही है। आइए उस नर्सरी को देखने चलते हैं। सड़कों पर साइकिल दौड़ रही थी, तभी हमें वाराणसी गाजीपुर हाईवे के पास एक स्टेडियम दिखाई दिया, जिसमें नीले टर्फ पर बच्चे हॉकी खेल रहे थे। ये करमपुर गांव था, जहां नेशनल गेम खेलने के लिए होड़ लगी थी। शानदार स्टेडियम मेघभरन, जिसमें शानदार एस्ट्रोटर्फ। एक गांव में इस तरह का नजारा देखना बेहद हैरत वाला था। आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? ये सन 84 से मैं मैच करा रहा हूँ, खिलवा रहा हूँ। पहले जूनियर था, पहले यूपी का मैच हो रहा था, अब पूरे भारतवर्ष का होता है। 24 जनवरी से 30 जनवरी तक हमारे पास 300 बच्चे हैं, 50 पहलवान हैं, 15 लड़कियां। टॉप कैसे लगा सर? टॉप सपा सरकार अखिलेश जी की देन है, वही करवाया। 6 करोड़ 67 लाख दिए। इतना वक्त क्यों लग गया सर यहाँ टर्फ लगने में? सपा आई तभी न लगा। गाजीपुर में करमपुर गांव के आसपास के बच्चों के अलावा दूर दूर से बच्चे इस स्टेडियम में खेलने आते हैं। एस्ट्रोटर्फ होना ही अपने आप में बड़ी बात है, और वो भी ऐसे इलाके में जहां 20-30 साल से हॉकी खेली जा रही है। पहले न तो स्टेडियम था और न ही एस्ट्रोटर्फ। हॉकी के प्लेयर घास के मैदान या मिट्टी के मैदान में प्रैक्टिस करते थे, लेकिन बाद में इस जगह एस्ट्रोटर्फ बनवाने को मंजूरी मिली। जिस जगह टर्फ बनाई गई, वहां पहले गेहूं धान के खेत हुआ करते थे, लेकिन सरकारी मदद से गाजीपुर के बच्चों के लिए ऐसा हॉकी स्टेडियम तैयार हुआ, जिस पर प्रैक्टिस करते हुए भविष्य के हॉकी प्लेयर तैयार हो रहे हैं, जिन्हें इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आपने जिन बच्चों को चट पे तैयार किया है, हाँ। और इन बच्चों को आप टर्फ पे तैयार कर रहे हैं, अभी तो हमने स्टार्टिंग किया है। दोनों में क्या फर्क देखते हैं आप इन फ्यूचर? फर्क तो देखिए, अब हमारी जो इंटरनेशनल या नेशनल गेम है सारी टर्फ पे हो रही है। अब हमारा बच्चा ग्रास पर और चट पे खेल के टर्फ पे नहीं खेल सकता। एक तो फायदा हमें मिला है इसका, लेकिन अभी हमारी शुरुआत अभी आए थे मुख्यमंत्री जी, शुरू अभी करके गए उद्घाटन 26 तारीख को, अगली 26 तारीख को। तो अभी तो बच्चे इस ग्राउंड में अभी प्रवेश किए हैं। ये प्रवेश इसकी क्या लागत आई टर्फ की, और कब ये तैयार? लागत ये इसकी थी 5 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। 2 करोड़ 21 लाख यूपी गवर्नमेंट ने दिया था। करीब 7 करोड़ की लागत से तैयार एस्ट्रो टर्फ पर हॉकी बॉल बेहद तेजी से गोल पोस्ट की ओर जाती है।
जिससे तेज हॉकी खेली जाती है और इंटरनेशनल हॉकी का लेवल भी यही है, तेज और फुर्तीली हॉकी। ग्रास, चट और टर्फ में बहुत अंतर है। चट की बाल है, कहीं बड़े कहीं खाबड़े, कहीं मिट्टी है, आंख में धूल पड़ जाती है। दूसरी चीज ग्रास की है, ग्रास में भी कोई बड़ खाबड़ है, ग्रास कहीं मोटी है कहीं पतली है तो बॉल कहीं भी कट सकती है। तो जो सरफेस हमारा टर्फ का है, जिस दिशा में बॉल जाएगी उस दिशा में टर्फ को पकड़ के बॉल जाती है, तो रोकने में और देखने में भी हमें और आराम होता है। इस पे बॉल फास्ट जाती है। जो टर्फ की बॉल है वो बहुत तेजी से बॉल निकलती है और ग्रास और चट में बॉल धीमी होके जाती है। कुछ इसी तरह की हॉकी ट्रेनिंग एस्ट्रोटर्फ पर दी जाती रही है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। बच्चे कोशिश करने के बावजूद भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। एस्ट्रोटर्फ ने हॉकी का स्टैंडर्ड एकदम से बदल दिया। अब लड़कों के साथ लड़कियां भी खासी दिलचस्पी ले रही हैं। हम लोग यहाँ पर टर्फ लगने की वजह से हम लोग थोड़ा फॉर्मल तरीके से खेल पा रहे हैं और ये सुविधा हमारे यूपी में उपलब्ध हुई, विशेष करके हमारे गांव में। मतलब इसका हम लोगों को मतलब सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। जैसे ये लोग पहले 8 साल से खेल रहे थे यहाँ छत पर और अब टर्फ पे खेल रहे हैं, तो ये अपने करियर, अपने प्रोफेशन के लिहाज से इनके लिए कितना बेहतर है? और यहाँ खेलने, इस पे खेलने में और उस पे खेलने में क्या फर्क है? सर, इस पे खेलने में ज्यादा स्टेमिना लगती है और ग्रास पे उतनी स्टेमिना नहीं लगती है। और ये गेम जो इस पे होता है वही हर जगह होता है। हर जगह कोई भी टूर्नामेंट अच्छे होते हैं वो टर्फ पे ही होते हैं। ग्रास में टर्फ खत्म हो चुका है सर। टर्फ आने के बाद हमने स्लेप सीखा, स्टॉपिंग सीखी, पुश सीखा। ये सब मतलब रनिंग मोमेंट में एक मोमेंट के हिसाब से खेलने की सिस्टम है, ऐसे खेला जाता है, एक टीम गेम। तो हम लोगों को सब सीखा, बहुत बदलाव हम लोगों ने पहले से। नीली टर्फ पर गाजीपुर के बच्चों के अरमान तैयार हो रहे हैं एक बेहतर कल के लिए, जिससे हॉकी में गाजीपुर से इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर निकलें जो देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। इसी तरह अगर बेसिक लेवल से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती रही, कोचिंग दी जाती रही, तो वो दूर नहीं, जब देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी भी आगे बढ़ेगा। गाजीपुर में आगे बढ़ते हैं। गाजीपुर की एक बड़ी आबादी खेती किसानी करती है। गाजीपुर पानी से भी प्रभावित होता है। ऐसे में किसान के पास आखिर क्या विकल्प है? आपको मिलवाते हैं अशोक कुमार से, जिनके पास जमीन तो सिर्फ 2.5 बीघा है, लेकिन उनकी कमाई 6 लाख रुपए से ज्यादा है। आइए चलकर देखते हैं ऐसा क्या कर रहे हैं वो। नीले आसमान के नीचे सफेद शामियाना और उसमें हरे भरे खीरे। एक एक खीरे को बारीकी से देखते हैं अशोक कुमार। गेहूं और धान की खेती करते हैं, लेकिन उससे गुजारा नहीं चलता। बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत हो रही थी तो पॉली हाउस फार्मिंग की ओर रुख किया, जिसके बाद उन्होंने करीब 10 लाख की लागत का पॉली हाउस लगवाया। इसमें आधी रकम सब्सिडी में मिली। तुम्हें इस पॉली हाउस आपने क्यों लगाया? क्या इसकी लागत आई? 9,35,000 इसकी स्ट्रक्चर की लागत आई। हाँ। और बीज का अनुदान है 1,40,000 बीज का पूरा। आधा सब्सिडी है बीज में 70,000 और 467 जो है कि स्ट्रक्चर में अनुदान है। गेहूं, धान, गन्ने की खेती को छोड़कर खीरे के बारे में सोचना जोखिम भरा था, लेकिन पॉली हाउस में अपनी हाईटेक सोच से अशोक कुमार कामयाब हुए। अशोक बाजार में खीरा 15 रुपए किलो बेचते हैं। ऑफ सीजन में तो खीरा 45 रुपए किलो तक बिकता है। हर तीसरे दिन 5 क्विंटल खीरा बिकने को तैयार हो जाता है। बाहर खेती करते इतने एरिया में तो कितनी कमाई होती है और पॉली हाउस में करने अरे कितनी होती, मुश्किल से जो है कि 50-60 हजार मिल जाता और क्या मिलता। तो कितना गुना फर्क हुआ? आप बता रहे हैं 5-6 लाख इसमें कमाएंगे और 50 उसमें कमाते, तो लगभग ये तो आपका 5-6 गुना फर्क। 5-6 गुना फर्क है, हकीकत यही है। अशोक कुमार के घर में खेती पहले से होती आई है, लेकिन खीरे के साथ जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है वो एकदम अलग है और दूसरे किसानों के लिए कुछ नया करने की प्रेरणा भी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि पॉली हाउस में एक फसल चक्र में 3 बार खीरा लगा सकते हैं, जबकि दूसरी फसल एक बार ही होती है। ये खीरा आप जब मार्केट लेके जाते हैं तो 21 रेट बिकेगा, और जैसे कि आपने पॉली हाउस में लगाया है तो आप 3 फसल कर सकते हैं, मतलब ऑफ सीजन में भी आप इसे बेच। हाँ, ऑफ सीजन में हाँ। यही उम्मीद है 40-35 रुपया 40 रुपया किलो इस समय तो फिलहाल अभी बिक रहा है। अब देखिए आगे बाजार क्या कर रही है।
तो एक किसान अगर लगाने की सोचता है या आपने लगाने की सोची है तो साल में आपने क्या सोच के लगाया कि मैं साल में इतना तो कमा लूंगा? अब यही उम्मीद तो है कि 5 लाख 6 लाख रुपया साल भर में कमा लूंगा। ऑफ सीजन में भी खीरा मिलेगा और बिना पेस्टिसाइड्स वाला होगा जो सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता। पॉली हाउस 5 साल तक चलता है जिससे हर साल मदन पाल को करीब 5 से 6 लाख का मुनाफा होगा। दूसरे किसानों से ये अंतर सिर्फ अशोक कुमार की सोच और पॉली हाउस स्कीम की वजह से आया है। तो अशोक एक नजीर है उन लोगों के लिए जिनके पास जमीन कम है और जो ज्यादा मुनाफा भी कमाना चाहते हैं, ऐसे किसानों के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे अंजलि से जिसने पूरे पूर्वांचल में टॉप किया है। वैसे तो खेती किसानी से पुरुषों का ही ताल्लुक रहता है, महिलाएं इसमें जरा कम रुचि रखती हैं, लेकिन आपको मिलवाते हैं अंजलि से जिसने पूरे पूर्वांचल में बीएससी एग्रीकल्चर में टॉप किया है। एक पिता के चेहरे पर गर्व और बेटी के चेहरे पर खुशी। पिता के अरमानों को पूरा किया और खुद के ख्वाबों को परवाज मिली। ये अंजलि है। जिस वक्त लड़कियां साइंस या आर्ट साइड से अपनी पढ़ाई करती हैं, उस वक्त अंजलि ने खेती को अपना सब्जेक्ट बनाया, एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन की और पूरे पूर्वांचल में 83% मार्क्स के साथ टॉप भी किया। इसके बाद अंजलि को गोल्ड मेडल दिया गया। मुझे पहले तो गोल्ड मेडल मिला पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स है एग्रीकल्चर में। कोई लड़कियां एग्रीकल्चर में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हैं, तो एक लड़की होके वो भी एग्रीकल्चर में, और इतने ज्यादा मार्क्स जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है उससे बहुत सारे कॉलेज एफिलेटेड होते हैं, 53 कॉलेज एफिलेटेड होते हैं। उस सारे कॉलेज में उतने सारी जो वो स्ट्रीम रहती है, उस सारे स्ट्रीम में जितने बच्चे गोल्ड मेडल पाए हुए थे उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे थे। और एज अ गर्ल मुझे इसलिए वो रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जो सीएम ने दिया था। अंजलि के टैलेंट की खबर लखनऊ तक पहुंची। पूर्वांचल में पहचान बना चुकी अंजलि को कृषि में गोल्ड मेडल के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से नवाजा गया, जिसमें 1 लाख पुरस्कार राशि दी गई। अंजलि को मिले सम्मान पर पूरे परिवार में बेहद खुशी है। अंजलि की कामयाबी पर सभी को नाज है। सम्मान के तौर पर क्या मिला? सम्मान के तौर पे वहाँ से मेडल मिला था और किताबें मिली थी। रानी लक्ष्मीबाई में नहीं, इसमें तो 1 लाख रुपया और ये पुरस्कार मिला था। अंजलि की कामयाबी के पीछे कड़ी मेहनत और परिवार वालों का हौसला है। अंजलि डेली क्लास करती थी और अलग से नोट्स बनाती थी, तब जाकर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में उनकी मेहनत रंग लाई। 9:30 से 4:30 तक मेरी क्लासेस चलती थी। मैं डेली क्लासेस करती थी। क्लासेस करने के बाद आने के बाद मैं नोट्स डेली बनाती थी। जो डेली मेरा रूटीन रहता था, ये रहता था कि जब क्लास करके आऊँ उसके बाद फिर जो चीज़ पढ़ाई गई है उसे मैं अपने अलग से एक नोट्स बनाती थी। एक्स्ट्रा नोट्स में रहते थे। उसके बाद फिर क्लास जाने से पहले मैं उसे रिवाइज करती थी और फिर जब आती थी तब भी उसे देखती थी। अब अंजलि कानपुर के चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर में ही एमएससी कर रही हैं। अंजलि का सपना IAS बनने का है, जिसके लिए पूरे परिवार का साथ है और सरकार से मिले सम्मान से उनका हौसला और बढ़ गया है। अंजलि सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती है। आइए अब गाजीपुर में आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं रसूलपुर गांव, जहां आपको मिलवाते हैं रमन से। रमन 10 साल पहले मुंबई गए, यहाँ एक मढ़ई में रहते थे गाजीपुर में, और मुंबई में 10 साल तक उन्होंने टैक्सी चलाई। 10 साल बाद वो वापस आए और उसी हालत में थे। फिलहाल उनके 3 बच्चे भी हैं और किस स्थिति में हैं आज, आइए चलकर देखते हैं। आज बच्चों के साथ सुकून के पल बिताते हैं रमन, लेकिन कुछ वक्त पहले हालात ऐसे नहीं थे। कई साल झोपड़ी में कैसे गुजारे कोई रमन से पूछे। काम की तलाश में रमन मुंबई तक चले गए। वहाँ ऑटो चलाते थे, लेकिन इन्हें चिंता इस बात की थी कि पीछे इनकी बीवी और 3 बच्चे झोपड़ी में कैसे रह रहे होंगे। पहले आप मढ़ई में रहते रहे कि क्या उसमें परेशानी क्या? जी सर, मढ़ई झोपड़ी था पहले, तो दिक्कत होती थी। अभी 3 बच्चे हैं, हम 3 आदमी, तो दिक्कत तो हो भी करती थी।
अब ऐसे घर बन गया है थोड़ा, तो अब इस समय बहुत अच्छा है। बारिश में टपकता घर, सर्दी में ठिठुरते बच्चे और गर्मी की तपिश से जिंदगी हलकान थी। इस चिंता में रमन मुंबई से लौट आए। घर लौटे तो परिवार के साथ रहने का सुकून भी मिला और एक घर भी। रमन भी नहीं जानते थे जिंदगी इतनी तेजी से बदलेगी। सब कुछ वैसे ही चलता रहता अगर इन्हें लोहिया आवास योजना के बारे में नहीं पता चलता। ये लोहिया का सर 2,75,000 रुपया मिला है और उससे हम लोग घर बनवाया है। तो कोई फर्क पहले जैसे जिस हालात में रहते थे और अब रहते हैं, कोई आपको लगता है कोई फर्क है? आपको लगता है सामान्य जैसे जिंदगी चल रही थी वैसे ही चल रही है? नहीं सर, अब बहुत फर्क है। अब तो घर मिल गया, आराम से रहने हर काम के लिए आराम हो गया। पक्की छत, पक्का फर्श, घर के बाहर पक्की सड़क, ये रमन का अपना घर है जिसमें वो आराम से रहते हैं, रोज मेहनत मजदूरी करते हैं और जब लौटते हैं तो परेशान नहीं बल्कि इस घर में आराम करते हैं। बेशक ईंट पत्थरों का ये घर हो, लेकिन इसमें अरमान हैं, सपने हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं और सुकून है जो लोहिया आवास योजना के बिना मुमकिन नहीं था। गाजीपुर से यूपी यात्रा में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।